नहीं तो कांग्रेस तो मेरा अतीत है कि कांग्रेस में व्यक्ति आधारित राजनीति होती है। जी 2018 विधानसभा चुनाव के नजदीक ही आप बीजेपी को ज्वाइन किए, तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ था कि मैं ज्वाइन करूंगा बीजेपी तो वहां से टिकट मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ विचार आया था क्या? हिंसक तरीके से उनका जमीन छीनना। देखिए, मेरा की जो अभी घटना घटी पिछले दिनों, निश्चित रूप से ये दुखद तो है। आप एक विशेष वर्ग को प्रमुखता दे कर आप उनके मुद्दों को उठाते रहते हैं। नाम है उसका समीम। अब वो बताइए, अपने छोटे भाई के अंक सूची को टेम्परिंग करके आज 30 साल से फर्जी अंक सूची के साथ एसीसीएल में नौकरी कर रहा है कि महामाया पहाड़ से भी अतिक्रमण हटा, रनपुर चोरका कछार और तकिया में भी जो वन क्षेत्र में अतिक्रमण लोग किए थे उनको हटाया गया। वहीं महामाया पहाड़ पे एक बहुत ही बड़ा स्कूल भी है। कोई भी आप नाम भले न लें, मैं नाम लूंगा। वो स्कूल है ओरिएंटल पब्लिक स्कूल। हम अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। इसमें भी आपको कहीं से टिकट नहीं मिला, फिर जिला अध्यक्ष पद, फिर बाद में सभापति पद, तीनों अवसर पर आपका जो नाम था चर्चा में। चूंकि मैं खुद भी इस शहर का हूं, तो जो आपका नाम था तीनों जगह के लिए एक एक करके एक सीढ़ी पे उतरता चला गया, चर्चे में रहा। सभापति की बात है तो निश्चित रूप से वरिष्ठ होने के कारण, और चूंकि 5वीं बार मैं निगम में पार्षद निर्वाचित होके आया था, 2 बार नगर पालिका में, 3 बार नगर निगम में, तो एक नाम मेरा भी था। तो मैं इस बात से कभी निराश नहीं हूं कि मेरा नाम विधायक में अगर चला, विधायक की टिकट नहीं मिली, पार्टी अध्यक्ष की बात आई उसमें नहीं आया, सभापति नहीं बन पाया, तो क्या मैं जो जिनके बगल में बैठा हुआ हूं 2028 का चुनाव में कहीं का विधायक देखूंगा? नहीं भैया, मैं जितेंद्र भाई बहुत छोटा आदमी हूँ भैया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और हम आपके बीच में ऐसा पॉडकास्ट लेकर के आए हैं जो राजनीति के सतह से नीचे तक की जो मायने हैं उसको हम आपके सामने विस्तार रूप से रख सकें। आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान हैं जो छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस से लेकर भाजपा तक की राजनीति करते रहे हैं। जनमानस में उनका अपना एक पहचान है, सामाजिक मुद्दों को बड़ी पुरजोर तरीके से वे उठाते हैं। वैसे हैं हमारे श्री आलोक दुबे जी। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। पाताल लोक यूट्यूब चैनल में मुझे आने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपका बड़प्पन है कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया है। तो आज जो हम सवाल इनसे करने वाले हैं जो व्यक्तिगत इनके जीवन से भी संबंधित होगा। आप उन दिनों जब आप कम उम्र के रहे होंगे, जब राजनीति को शायद अच्छी तरह से समझते भी नहीं होंगे, तो उन दिनों में आपके जीवन में ऐसा क्या घटना हुआ होगा? क्योंकि राजनीति कोई आम साधारण सी चीज नहीं है। ऐसा क्या घटना हुआ होगा या फिर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में मिले होंगे जो आप उनसे प्रेरित हुए राजनीति करने के लिए? राजनीति कोई आसान चीज है नहीं। देखिए जितेंद्र भाई, मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ और मेरा जो बचपन है वो एक राजनीतिक परिवार में ही बीता। मेरे पितामह स्वर्गीय श्री विजयनाथ दुबे यहाँ कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे। और मेरा जो बरमपारा वाला निवास है वो कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था, जिला कार्यालय। और 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव मेरे घर से संचालित हुआ, 1967, 1972 और 1977। और आपने एक प्रश्न किया कि कौन सी ऐसी घटना जिससे मैं प्रभावित हुआ बचपन में। तो हम बचपन में जब होश संभाले तभी हमारे घरों में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना रहता था। अच्छा। तो वो देख के एक बचपन के मन में भी आया कि पिताजी जब राजनीति में सक्रिय हैं तो हम भी इस फील्ड में कभी मौका मिला तो जाएंगे। जी। सर, छात्र राजनीति जो होती है वो एक कैंपस में ही होती है, लेकिन जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो राज्य में और केंद्र में चुनाव लड़ती हैं,
तो छात्र राजनीति और बड़ी पार्टियों की राजनीति, इन दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आता है? देखिए, छात्र राजनीति की नर्सरी है। और हम अपने दौर की बात करें, 80 से 90 की दौर, 90 से 2000 के दौर की, तो निश्चित रूप से छात्र राजनीति से जो युवा जी जी छन के या वहां से उभर के या निर्वाचित होके आते हैं, वो निश्चित रूप से राजनीति में बड़े होकर बहुत नाम कमाते हैं। और आपने जहां तक अंतर की बात की, छात्र राजनीति में वो युवा जो निर्वाचित होके आते हैं वो पढ़े लिखे छात्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और उसी छात्र राजनीति के दौर में उनके में नेतृत्व का गुण आता है, और वो कैसे नेतृत्व करके कैसे राजनीति करनी है, इस कहा को वो छात्र राजनीति से सीख के आते हैं। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र स्तर तक पर संगठनात्मक जो बदलाव है, क्योंकि अभी जो स्थिति कांग्रेस की पूरे देश में है, चूंकि कांग्रेस का भी राजनीति किया हुआ है आपने, तो ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि इनको बदलाव की जरूरत है, क्योंकि घिसी पिटीसी नहीं हो गई, आपको ऐसा लगता है? देखिए जितेंद्र भाई, अब आप पूछ दिए तो मुझे बोलना पड़ रहा है, नहीं तो कांग्रेस तो मेरा अतीत है। अतीत पे बात करना उचित नहीं है, मगर जो आपने एक बदलाव की बात की, तो हम सार्वजनिक जीवन की राजनीति में 40 साल से हैं, और बेसिकली जो आपने कांग्रेस के बारे में प्रश्न किया, तो मैं ये महसूस किया कि कांग्रेस में व्यक्ति आधारित राजनीति होती है। जी। हमेशा कांग्रेस में जो पिलर्स होते हैं वो कोई न कोई हस्ती होता है, और उनसे लोग संचालित होते हैं। तो आज चाहे वो राज्य से लेके केंद्र की बात हो, तो जो बिखराव की बात आती है और जो कांग्रेस सने सने अपना अस्तित्व खोते जा रही है, तो उसमें मैं तो एक परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वहां की राजनीति कांग्रेस में आज भी हावी है, और उसी को कांग्रेस के लोग अनुसरण करके चलते हैं। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह है, और ऐसा भी लोग आरोप लगाते हैं कि कई इनके पावर सेंटर्स हैं, इस वजह से इनकी दुर्गति हो रही है छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से देखिए, छत्तीसगढ़ को बने आज 25 साल हो गए, और कांग्रेस यहाँ, अगर आप 2003 की बात करें, 3 साल माननीय जोगी जी के कार्यकाल में, और 18 से आप 23 की बात करें तो 5 साल माननीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में, तो ये जो 8 वर्षों का कांग्रेस का कार्यकाल रहा जी, और उसके जो परिणाम आए, या कांग्रेस की जो कार्यशैली इन 8 वर्षों में दिखी, निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किस्म के छत्रप थे, इनका अपना वजूद था, और तालमेल नहीं होने के वजह से आज 25 साल में केवल ये 8 साल सत्ता में रहे, हम लोग 17 साल से सत्ता में हैं। 2018 विधानसभा से पहले तक आप कांग्रेस में थे। 2018 विधानसभा चुनाव के नज़दीक ही आप बीजेपी को ज्वाइन किए, तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ था कि मैं ज्वाइन करूंगा बीजेपी तो वहां से टिकट मुझे मिलेगा, ऐसा कुछ विचार आया था क्या? नहीं, देखिए, आपने जितेंद्र भाई एक बढ़िया प्रश्न किया है। मैं कांग्रेस से 2018 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह, जो उस समय के तत्कालीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उनके आदेश पर, उनके कहने पे मैं, और अभी वर्तमान में जो हमारे कांग्रेस के अंबिकापुर के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री हैं सम्मानीय राजेश अग्रवाल जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर फरवरी 2018 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और जहां तक आपने बात की कि हम लोग ज्वाइन करते क्या ये उम्मीद लगा के आए कि हम विधायक का टिकट पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग 18 में जब फरवरी में आए तो एक कार्यकर्ता की तरह हम लोगों ने पार्टी में काम किया, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे साथ पार्टी में आए मेरे मित्र भाई राजेश अग्रवाल जी न सिर्फ अंबिकापुर से भारतीय जनता पार्टी का टिकट पाए, बल्कि विजयी होकर छत्तीसगढ़ सरकार में आज कैबिनेट मंत्री भी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में
जो कार्यशैली उनका काम करने का है और राजनीति करने का तौर तरीका है, दोनों में आपको क्या अंतर समझ में आता है? अब मैं, जितेंद्र भाई, आप दोनों पार्टी के आप अब पूछ रहे हैं तो जी, जी। मैंने पहले ही बताया, मगर जब आप एक अच्छा प्रश्न किए कि मैं दोनों पार्टी में चूंकि रह चुका हूं और वहां के बारे में जो मेरा अनुभव है, तो आपने जहां तक पूछा, कांग्रेस फिर बोल रहा हूं, कांग्रेस व्यक्ति आधारित पार्टी है। वहां एक छत्रप का ही नेतृत्व काम करता है, उन्हीं के आदेश पे आपको चलना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो बेसिक अंतर है, ये संगठन आधारित पार्टी है। यहाँ संगठन का एक अनुशासन और महत्व है, और जो संगठन के अनुशासन महत्व के हिसाब से चलेगा, उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बहुत बढ़िया से ऊंचा स्थान भी प्राप्त होता है। पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री बनने का मौका मिलता है। और देखिए जरा, आज राजेश अग्रवाल जी उसके उदाहरण हैं। बीजेपी में अभी तो आप लगभग 2 साल से हैं, तो अक्सर सामाजिक परिवेश में और हम कहीं देखते हैं कि बीजेपी पे एक आरोप हमेशा लगता है कि ये कॉरपोरेट समर्थक पार्टी है, तो इस पे आप कुछ कहेंगे? देखिए, आपने प्रश्न किया, कॉरपोरेट समर्थक तो नहीं, मगर एक बात मैं बताऊं कि आज भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ भारतवर्ष में, अभी तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके जो मेंबर हैं पूरे दुनिया में शायद सबसे ज्यादा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की। विश्व की बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जो बदलाव और कॉरपोरेट कल्चर की आप बात किए, तो निश्चित रूप से आज का युग, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और जो जो चीज़ों से आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें जो वहाँ के प्रत्याशी होते हैं, जो डेमोक्रेट्स हों कि रिपब्लिकन, करोड़ों का उनका अपना बजट होता है। और आप अतीत में देखेंगे तो जैसे अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जी जी। तो अब सनय सनय हर देश में जो राजनीति शैली है वो कॉरपोरेट कल्चर के हिसाब से होने लगी है। और एक आधुनिकता, टेक्नोलॉजी बेस और बहुत अच्छे संसाधन के साथ आप जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे, जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। अभी हाल ही में एक बहुत ही विध्वंसक घटना हुआ अमेरा खदान को लेकर के। वहां पर लाठीचार्ज भी हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए और आम नागरिक भी घायल हुए। जबरदस्ती उनको खाली करवाया जा रहा है। कई ऐसे किसान हैं जो मीडिया बाइट्स के अनुसार, मैंने देखा भी है, मैं खुद भी देखा हूं, कि वो जमीन देना नहीं चाहते हैं। वैसे में हिंसक तरीके से उनका जमीन छीनना, एक तरह से इसको छीनना मानते हैं वो लोग। मैं इसमें अपना पर्सनल व्यक्तिगत तो कुछ नहीं कह सकता, तो वो छीनना मांगते हैं। लेकिन कॉरपोरेट को दिलवाने के लिए सरकार पूरी अपनी यमला लगा दी है वहां पे। तो इसको क्या आप सही मानते हैं? देखिए, अमेरा की जो अभी घटना घटी पिछले दिनों, निश्चित रूप से ये दुखद तो है, मगर उसमें जितेंद्र जी एक बात मैं बताऊं कि किसी बड़े घराने को वो नहीं देना है। वो ACCL जो एक सार्वजनिक उपक्रम है भारत सरकार की, जो कोयला खदान यहाँ संचालित करती है हमारे छत्तीसगढ़ में, इनके जो अधिकारी थे, उन गांव वालों को अगर आप फैक्ट देखेंगे उसमें, तो गांव वालों को वर्ष 2016 में ही करोड़ों रुपए का मुआवजा उन जमीनों के अधिग्रहण के लिए दे चुके हैं। अब रही बात 16 और 25, तो आज 9 साल हो गए। 9 साल में जब ACCL प्रबंधन उस एक्वायर्ड किए हुए जमीन का, जिसका वो मुआवजा दे चुका है, जब उसको अधिग्रहित करने के लिए गई, तो कुछ राजनीतिक लोग, मैं इसमें निश्चित रूप से मानूंगा कि थोड़ी जल्दबाजी हुई। ACCL प्रबंधन के जो अधिकारी थे, जिला प्रशासन के लोग थे, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, इनको विश्वास में लेकर और एक सामंजस्य बना के उस जमीन का अधिग्रहण करना था। थोड़ी सी चूक मैं मानता हूं कि ACCL प्रबंधन से हुई है, जो वहां पर ये दुर्भाग्यजनक घटना सामने आई। आप पर ना एक आरोप अक्सर लगता रहता है कि आप एक विशेष वर्ग को प्रमुखता दे कर
आप उनके मुद्दों को उठाते रहते हैं, तो क्या ये आप सही मानते हैं? नहीं जितेंद्र भाई, ये आज की ही बात बताऊं। मैंने एक मुद्दा उठाया है, अंबिकापुर का एक फॉरेस्टर है, नाम है उसका समीम। अब वो बताइए, अपने छोटे भाई के अंक सूची को टेम्परिंग करके आज 30 साल से फर्जी अंक सूची के साथ एसीसीएल में नौकरी कर रहा है। ये अपने सरगुजा की बात है। अंबिकापुर सोनपुर तकिया का रहने वाला वो व्यक्ति अभी वर्तमान में कोरिया जिले के बैकुंठपुर में डिप्टी रेंजर के पद पे कार्यरत है। तो आप बोल रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को आप टारगेट करते हैं, तो अब ऐसे ऐसे कृत्य करके जो लोग समाज में आके अगर विद्वेष पैदा कर रहे हैं या किसी का हक मार रहे हैं, तो मैं इन मुद्दों को तो उठाऊंगा। और जहां तक आपने बात की कि आप वर्ग विशेष के लोगों को टारगेट करके और मुद्दे उठाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाते हैं, तो आप सब इस शहर में पैदा हुए यहीं के नागरिक हैं। मुझे बस ये बता दें कि अंबिकापुर की जो हमारी आराध्य देवी है माँ महामाया, उनके ठीक मुकुट पे एक वन आच्छादित पहाड़ है, महामाया पहाड़। जी बिल्कुल। अब इस महामाया पहाड़ वो पहाड़ है जो हमारे अंबिकापुर को एक तरह से ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लस ग्रीन बेल्ट है, करीब करीब, ये गलत मैं नहीं हूं तो 12-13 हजार एकड़ का पूरा क्षेत्र है, वन आच्छादित क्षेत्र है। इसमें अगर नियम विरुद्ध तरीके से एक वर्ग विशेष के लोग जो यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं आके गलत तरीके से आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीनों के फर्जी कागजात बना के रह रहे हैं और हमारे शहर की आबो हवा हरियाली को नष्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसके खिलाफ मुहिम चलाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे इस मुहिम को नागरिकों ने भी पसंद किया और जिला प्रशासन ने मेरे आरोपों को सही मानते हुए आज कार्रवाई की है। उसी का नतीजा है कि महामाया पहाड़ से भी अतिक्रमण हटा, रनपुर, चोरका, कछार और तकिया में भी जो वन क्षेत्र में अतिक्रमण लोग किए थे उनको हटाया गया। वहीं महामाया पहाड़ पे एक बहुत ही बड़ा स्कूल भी है, उसी महामाया पहाड़ पे जहाँ की हम अभी बात कर रहे हैं, और वो बड़े ही रसूखदार लोगों का है। वो स्कूल नाम लेना उचित नहीं रहेगा। तो फिर वो क्या लगता है कि वो भी अतिक्रमण में है, या फिर वो इतना रसूखदार है वो लोग कि हम उस पर कार्रवाई नहीं करवा पाते हैं? तो क्या है, ये सच क्या है? नहीं, आपकी बात से जितेंद्र भाई मैं सहमत हूँ, और कोई भी आप नाम भले न लें, मैं नाम लूंगा। वो स्कूल है ओरिएंटल पब्लिक स्कूल जी। और निश्चित रूप से उसके ऊपर भी ये आरोप लगते हैं उसके प्रबंधन पर कि ये वन विभाग और राजस्व की शासकीय भूमि पर कब्जा करके और बाउंड्री का निर्माण करके, या उनका जो खेल मैदान है वो खेल मैदान एक संरक्षित वन क्षेत्र के पहाड़ी को काट के बनाया गया है। तो मैं आपको 2 जानकारियां बता दूं, मेरे पास प्रमाण है। मैंने शिकायत की थी जनता के द्वारा, जब मुझे जानकारी लगी कि इस स्कूल प्रबंधन ने वन क्षेत्र की जमीनों को काट कर और कब्जा किया है, तो मैंने इसकी जांच कराई। तो निश्चित रूप से उस जांच में ये बिंदु आए हैं कि वन क्षेत्र की इतनी जमीनों को काट के प्रबंधन कब्जा किया हुआ है। साथ ही शासकीय जमीनों को भी जो उन्होंने कब्जा किया है उसके व्यवस्थापन की जहां तक बात है, अभी भी जिला प्रशासन ने उन जमीनों को उनके नाम पर व्यवस्थापन नहीं किया है। ये मेरे पास प्रमाण है। तो उस पे आप अभी भी प्रयासरत हैं कि वो बिल्कुल कार्रवाई हो? बिल्कुल, मैं तो आपको बता दूं, कोई हो अगर संरक्षित वन क्षेत्र की जमीनों पर कोई भी संस्था, व्यक्ति या कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर कब्जा किया है, यहाँ की हरियाली को नष्ट किया है, तो इसके खिलाफ भी मैं मुहिम बहुत ही जल्द शुरू करूंगा, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के खिलाफ भी। कांग्रेस का कहना है कि जो अभी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो केंद्र के इशारों पर चलती है। इस पे कुछ कहेंगे आप? अब कांग्रेस के लोग तो विपक्ष में हैं, तो आरोप लगाना उनका काम है। और आपने बात कही कि वो आरोप लगाते हैं कि केंद्र के इशारे पे चलती है। तो जितेंद्र भाई मैं बता दूं, अभी हमारी छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 3 इंजन की सरकार है।
भाई केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, स्थानीय निकाय में हमारी सरकार, तो ये 3 इंजन की सरकार है। और 3 इंजन की सरकार बहुत अच्छे तालमेल के साथ हमारे प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं बाली विष्णुदेव साय जी, हमारी सरकार को 2 साल हो गए। हमने लोक लुभावने वादों के साथ उन न सिर्फ अपनी घोषणा पत्र के जो वादे किए थे उसको पूरा कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही अच्छी विकासमुखी सरकार को छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में संचालित कर रहे हैं। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ, तो जनता का एक सवाल और आता है बीच बीच में कि बीजेपी कहती थी कि हम केंद्र में हैं, राज्य में भी हमको लाइए, डबल इंजन बनाइए, तो अब तो ट्रिपल इंजन है। तो इस शहर में हम भी घूमते हैं, आप भी घूम ही रहे हैं, तो जो स्थिति सड़कों की है आज, उसका क्या कारण है? क्या हमें बजट नहीं मिलता, या फिर अब कहीं और सरकार बनाना है बीजेपी का, 3 के अलावा और कहीं बनाए, घर में भी बनाए सरकार हम अपना, तब बनेगा वो? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया जितेंद्र भाई। अभी 10 दिन पहले हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री सम्मानीय अरुण साहू जी इस शहर में आए जी। और आप प्रेस के भाइयों को अगर मालूम है तो वो करीब करीब 89 करोड़ के सड़क, नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यू, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के शहर के अंदरूनी सड़कों के साथ मुख्य सड़कों के लिए भी हमको करीब करीब 30 करोड़ रुपया दिए हैं। पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें शहर से होकर गुजरती हैं उनके लिए 40 करोड़ रुपया दिए हैं। और नेशनल हाईवे जो शहर के 3 मार्ग से गुजरती है, इसमें संपूर्ण निर्माण के लिए तो नहीं, मगर जो बहुत ज्यादा गड्ढे वाले नेशनल हाईवे हो गए हैं उनके पैच रिपेयरिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि दी है। और हम अभी 10 दिन पहले 89 करोड़ के सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किए हैं और पर्याप्त राशि हमको मिल रही है। तो और ये शुरुआत हुई है अभी। जी, जी, जी। अभी सड़क के निर्माण के लिए, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, चाहे वो नगर निगम के शहरों की सड़कें हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, उसके लिए राशि मिलना शुरू हो गया है। और आप देखिए निर्माण कार्य शहर में शुरू है। तो माना जाए कि अब जल्दी ही हम सड़क के जो ये गड्ढे हैं उससे बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, बरसात खत्म हुई, ठंड शुरुआत हुई, आप शहर भ्रमण करके देखिए, अंदरूनी जगहों पे भी हम डामरीकरण से सड़क का निर्माण, और जहां जहां पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं पैच रिपेयरिंग के साथ निर्माण के कार्य शुरू हो गए। एक इल्जाम और लगता रहता है आप पे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है अदानी के प्रभाव में चलता है, ये सच है क्या? अब अदानी की बात आप कह रहे हैं जितेंद्र, अक्सर कांग्रेस तो अदानी अदानी ही आजकल। अब आप कांग्रेस कहती है तो मैं एक प्रश्न करूंगा कांग्रेस के मित्रों से। आप जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो यही जो हमारा हंसदेव, उदयपुर और इसका क्षेत्र है, जहां से अदानी जी की कंपनी को राजस्थान पावर ग्रिड के लिए कोयला खनन का ठेका मिला है, तो कांग्रेस के मित्र किस मुंह से आरोप लगाते हैं? आपको अगर याद होगा, जो आज से 4 साल पहले तो राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे श्री अशोक गहलोत जी, वो रायपुर आए और सीधे मुख्यमंत्री निवास में गए और उन्होंने ये कहा कि मैं सोनिया जी के निर्देश पे भूपेश जी आपसे मिलने आया हूं, अगर आप अदानी का कोयला जो हमारे उदयपुर क्षेत्र से राजस्थान पावर ग्रिड को जाता है रोक देंगे तो राजस्थान में एक भी बल्ब नहीं चलेगा। तो वो कांग्रेस के लोग, वो कांग्रेस के मित्र, वो कांग्रेस के नेता हमारी पार्टी पे और अदानी जी पे क्यों आरोप लगाते हैं? उस समय कहां थे कांग्रेस के लोग, कहां थे? और बता रहा हूं जितेंद्र भाई, अशोक गहलोत के जाते ही हमारे उदयपुर क्षेत्र में जो खनन था रुका हुआ, ये बेहिसाब तरीके से यहाँ कोयले का खनन होके और राजस्थान जाने लगा। सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि 2.5 साल बाद, जो अभी की 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल बदला जाएगा। क्या आपको लगता है सच है?
नहीं, ये देखिए, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। और रही बात, आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बोला कि 2.5 साल बाद पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सब बदला जाएगा। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मगर जहां तक पार्टी की रीति नीति की बात है, ऐसी कोई भी संभावना अभी मैं छत्तीसगढ़ में दूर तक नहीं देख रहा हूं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में कोई नेतृत्व परिवर्तन हो या पूरा मंत्रिमंडल में बदलाव। ये जहां तक मैं जानता हूँ, ये आरोप कभी कभी जो अफवाह है वो कभी कभी बल तब देता है जब पूरे संभाग में अभी जब जिला पंचायत, जनपद, नगर निगम चुनाव हुआ था तो लगभग बीजेपी हर जगह जीती रही। लेकिन मेरी जानकारी है कि जो कुनकुरी है नगर पंचायत, वहां पर कांग्रेस आई और उसी विधानसभा से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं। तो ऐसा मानना है लोगों का कि मुख्यमंत्री से लोग नाराज हैं, उन्हीं के आदिवासी क्षेत्र के लोग, जबकि विधानसभा अपना और वही कुनकुरी और वहीं से वो हार गए। ये मतलब अगर गलत होगा तो इसको फैक्ट कीजिएगा कि कुनकुरी में कांग्रेस है। तो क्या मतलब इसको माना जाए कि उनका जनाधार अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कम हो रहा है? अब आपने प्रश्न किया है तो कि कुनकुरी क्षेत्र जहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी विधायक होके मुख्यमंत्री बने हैं, लोकतंत्र में जितेंद्र भाई हार जीत का खेल चलता है। अब आप कुनकुरी की बात तो कर दिए कि कुनकुरी से नगर पंचायत अध्यक्ष में कांग्रेस के विनयशील जीते हैं, ये सच है। अब आप पाटन में देखिए, पाटन नगर पंचायत है, पाटन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का क्षेत्र है, वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो लोकतंत्र में हार जीत इसको किसी के लोकप्रियता के पैमाने से नहीं देखना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुनकुरी से विधायक निर्वाचित होकर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। नगर पंचायत बहुत छोटी चीज है, बहुत कम मतदाता वहां रहते हैं, हार जीत का अंतर भी 100-125 में रहता है। तो इस जीत को जो कांग्रेस वहां जीत गई है, उससे मुख्यमंत्री जी के लोकप्रियता या उनकी कार्य प्रणाली पे कोई मैं असर नहीं मानता कि कोई असर पड़ेगा उससे। धार्मिक दृष्टि से हमारे सरगुजा में एक बेहतरीन जगह है जिसको हम अपने मन और तन से मानते हैं, रामगढ़। रामगढ़ पहाड़ जो है, अभी वहां के लोग कहते हैं कि दरक रहा है। कांग्रेस से आरोप आप पे लगा रही है कि जब हम थे तो हमने उसको सुरक्षित रखा था, और ये एक माननीय भूपेश बघेल जी ने एक रामगढ़ राम यात्रा पद यात्रा करके कॉरिडोर भी बनाने की बात करी थी, उसमें रामगढ़ भी था। तो उनका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि हम जब थे तो रामगढ़ को हम सुरक्षित रखे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी आई, सत्ता उनका आया, उसके बाद धड़ाधड़ जंगल काट रहे हैं। और ये सच भी है कि अभी की स्थिति है कि रामगढ़ के पहाड़ों में कई जगह बड़ी बड़ी दरारें आई है। तो क्या ये आप मानते हैं कि दरारें जो आ रही है, लोगों का कहना है तो झूठ तो होगा नहीं, तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी आने के बाद ये जो कटाई अंधाधुंध चलने लगा है, तो इस वजह से वो पर्यावरण में ऐसा कोई परेशानी है, इस वजह से ऐसा कुछ होने लगा? क्योंकि वहां पर तो बाक्साइट कोयला निकालने के लिए बॉम्ब वगैरह भी लगाते होंगे, जैसा कि लोगों का कहना है। उस वजह से जो दरक रही हैं वहां के पहाड़, तो वो तो क्षति हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसे वो ठीक होगा? और या अगर गलत है तो फिर आप जवाब दें कि कांग्रेस ऐसा इल्जाम आप पे लगा रही है, तो क्यों लगा रही है? देखिए, रामगढ़ का मुद्दा निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील है, और इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं कि रामगढ़ के अस्तित्व को बचाए रखना कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। वो ऐसे कि कालिदास की जो बहुत प्रसिद्ध एक कृति है, या बोलिए एक बहुत फेमस किताब मेघदूत है, जिसकी वो रचना किए हैं, और उसमें जिन पहाड़ियों का वो उल्लेख किए हैं, जिस वातावरण का उल्लेख किए हैं, वो निश्चित रूप से हमारा ये रामगढ़ ही है। और प्रभु राम अपने वनवास काल में कुछ समय यहाँ बिताए हैं, ऐसी मान्यता और ऐसा प्रमाण भी वहाँ मिलता है। अब जहाँ तक आप उसके अस्तित्व पे खतरे की बात बोल रहे हैं, मैं भी निश्चित रूप से इस बात से संबंध मैं भी अपने को जोड़ता हूँ कि इसका अस्तित्व बचे रहना चाहिए। अब कांग्रेस जो आरोप लगा रही है,
अब वो तकनीकी चीज में कांग्रेस है, अपने तरफ से आरोप लगाती है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देते हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं जितेंद्र भाई आपको कि वर्तमान में जिन क्षेत्रों में पेड़ कटाई और खनन की अनुमति है, अभी वो काम पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार और हमारे लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उस पहाड़ी के जहाँ पे वो रामगढ़ का पहाड़ है, उसके अस्तित्व पर कोई भी खतरा ना हो। और जिस दिन ऐसा लगेगा हमारे नेतृत्व को, उस दिन वहां खनन तत्काल रोक दिया जाएगा। अब रही बात, आपने एक बात कही कि निश्चित रूप से उन इलाकों में कोयले खनन के लिए अदानी की कंपनी को राजस्थान पावर ग्रिड में कोयला भेजने के लिए ठेका मिला हुआ है, मगर हमारे जो टीम, तकनीकी टीम थी अधिकारियों की, और मंत्रिमंडल की एक समिति भी जो इसमें अध्ययन कर रही है, वो ये जवाब दी है कि उस खनन से या वहां के कोयला निकालने से रामगढ़ की पहाड़ी के अस्तित्व पर कोई भी खतरा नहीं होगा। ये आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, मगर मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस पहाड़ी पर, उसके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होगा, और जिस दिन होगा उस दिन वहां खनन बंद कर दिया जाएगा। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है आप पे कि इतना सारा कोयला हम यहाँ से निकाल रहे हैं, बिजली भी हम बहुत ज्यादा बनाते हैं, इसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की जनता को महंगी बिजली मिल रही है। इस पे कुछ कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से ये तो एक चिंता का विषय है। अब वो तकनीकी रूप से निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली पैदा कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ से बिजली दूसरे राज्यों को भी जा रही है, मगर जो बिजली का प्रति यूनिट रेट है, और अभी पिछले मंत्रिमंडल में हम लोगों ने 200 यूनिट तक माफ किया है। ये आपको भी बढ़ाए थे। तो फिर जनता में जब ये संदेश गया कि भाई रेट ज्यादा हो रहे हैं, तो हमने कम भी किया है, और आने वाले समय में जैसे जैसे सरप्लस बिजली का उत्पादन बढ़ते जाएगा, ये हम प्रति यूनिट इस खर्चे को कम करके और जनता को निश्चित रूप से इसका लाभ देंगे। महतारी वंदन योजना जो है 1000 रुपये प्रति माह प्रत्येक महिलाओं को दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि इससे राज्य के खजाने पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है? तो ये जो तर्क है कि हम जब चुनाव आता है तो कोई एक नई स्कीम ले, जैसे कि इसको हम इसलिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बिहार से, क्योंकि बिहार में अभी अभी चुनाव समाप्त हुआ। 10,000 रुपये, जिसको कांग्रेस घूस भी कह रही है कि आप चुनाव से पहले एक योजना बनाया आपने, और 10-10 हजार रुपये वो एक वोट के बदले आपने महिलाओं के खाते में डाल दिया। वही रिलेट हमारे साथ भी, चूंकि मैं भी यहाँ का वोटर हूँ, तो जिस समय यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे 10 दिन 15 दिन पहले ही से मैंने देखा कि गांव, अपने मोहल्ले में एक फॉर्म भरा जा रहा था महतारी वंदन योजना को। तो क्या हम उसको ये भी माने क्या कि एक तो बोझ बढ़ ही रहा है, और दूसरा ये एक तरह का हम, मतलब बीजेपी ने भी इसको एक तरह का वोट वो खरीदने का तरीका था, ये मान सकते हैं इसको? नहीं, मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से, मैं पार्टी लाइन से नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी ये रेवड़ी बांटने के प्रक्रिया का मैं विरोधी हूँ। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और जहाँ तक महतारी बंधन की बात है, इससे हमारे बजट पे, तो जितेंद्र भाई ये सही है कि धान खरीदी और महतारी बंधन में हम अपने बजट का करीब करीब 60% पैसा हम लगा दे रहे हैं। तो ये अब एक परिपाटी हो चुकी है। सवाल यहाँ कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, अब सारे राजनीतिक दल, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं पार्टी लाइन से अलग होकर व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, ये रेवड़ी बांटने की परंपरा को ना बंद करना चाहिए। क्या है कि आप, आज हम महतारी बंधन में 1000 दे रहे हैं, अब पता लगा कि 2028 में जब चुनाव आने वाला है तो कांग्रेस हमसे भी बड़े बड़े लोक लुभाने वादा करके और जनता के बीच जाएगी, तो अब जनता किसके घोषणा पे भरोसा करके किसको बैठा दे? तो निश्चित रूप से जो रेवड़ी बांटने की परंपरा और जो एक वो है, इसको मैं
व्यक्तिगत रूप से, ये मेरी व्यक्तिगत राय, उचित नहीं मानता। आपने जहां तक महतारी बंधन की बात की, तो महतारी बंधन में हम 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया महीना दे रहे हैं। धान खरीदी में हम 3100 रुपया क्विंटल, प्रति क्विंटल रुपए धान खरीद रहे हैं। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का बजट है, ये तो 60-65% पैसा तो इसी में चला जा रहा है। हम 30% 40% की राशि से विकास का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि ये परिपाटी। अच्छा, भविष्य में आपको लगता है कि अभी जैसे इस चुनाव में तो आपने 1,000 रुपए देने की बात कर ही दी, ये चूंकि आप व्यक्तिगत बोले इसलिए मैं व्यक्तिगत सवाल भी आपसे कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि अब महतारी बंधन, चूंकि अगले बार तो फिर महतारी बंधन का ही मुद्दा मेरे ख्याल से लेकर के आएंगे, तो फिर कहेंगे कि हम और 1500 इस बार देने वाले हैं, ऐसा लगता है कि लोग करने वाले हैं? देखिए, अब ये तो 2028 आने पर कौन सी पार्टी कौन से घोषणा को लेकर जनता के बीच जाती है उस पर निर्भर है। मगर ये परिपाटी फिर मैं कह रहा हूं कि बंद होनी चाहिए। आपको मेन सड़क, बिजली, पानी और इन पर जनता के घोषणाओं पे ध्यान देनी चाहिए और इन योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा बजट का पैसा लगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि ये होना चाहिए। अच्छा, आप बहुत लंबे समय तक पार्षद रहे हैं इस नगर निगम में, आपने 2-3 महापौर भी देखा हुआ है, तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपको कौन ऐसे महापौर थे जो लगा कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था? कोई एक नाम अगर ले पाए, आप ले पाए तो? निश्चित रूप से प्रबोध मिंज। प्रबोध मिंज तो 1 दशक रहे। प्रबोध मिंज इस शहर के पहले महापौर न सिर्फ थे, बल्कि लगातार 2 बार वो महापौर रहे। और प्रबोध मिंज की एक विशेषता है छत्तीसगढ़ में, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, प्रबोध मिंज एकमात्र ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सारे पदों पे, सांसद छोड़ सारे पदों पे रहे हैं। पंच रहे हैं, सरपंच रहे हैं, बीडीसी रहे हैं, जनपद अध्यक्ष रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, फिर विधायक बने। और प्रबोध मिंज की एक विशेषता है कि अधिकारियों से बजट कैसे लाना है, कैसे किस मद की राशि कहां से लानी है, इस काम में वो माहिर है। और प्रबोध मिंज जी के साथ एक और सौभाग्य था कि प्रबोध मिंज जब 10 साल लगातार महापौर रहे तो प्रदेश में हमारी सरकार थी। और आज नगर का जितना विकास और जितने उपलब्धियां हैं, वो चाहे प्रतिष्ठा बस स्टैंड हो, तरणताल हो, वाटर पार्क हो, सब आज उन्हीं के कार्यकाल की देन है। आम जो नागरिक हैं हमारे नगर निगम के क्षेत्र के अंदर के, उनमें से ज्यादातर लोगों से आप जब बात करेंगे सीधी, तो उनको लगता है कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी जो हैं, उनका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है उनके प्रति। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आम नागरिक का मन का है वो सच है? क्योंकि कुछ चीजें हमने भी फेस किया हुआ है, चूंकि मैं भी इसी नगर निगम का रहवासी हूँ, तो जो यहाँ का अधिकारी है उसका जो एरोगेशन, बात करने का जो स्टाइल है, वो कुछ हावी टाइप का लगता है, जैसे कि महापौर के ऊपर भी हावी है यहाँ के जो अधिकारी है। तो क्या इसमें कुछ कहेंगे आप कि ऐसा आपको भी लगा या फिर मैं गलत हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, आपके बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है। होता क्या है कि यहाँ की जो जनता है, शहर की 48 वार्ड की जनता, ये अमूमन नगर निगम संबंधित काम पार्षदों के माध्यम से ही कराती है। जहाँ तक मेरा ये 5वां कार्यकाल है पार्षद के रूप में, और मैंने जो अनुभव किया कि आम जनता का कोई काम है तो ये पार्षद के माध्यम से होता है। सड़क का, नाली का खंभा लगाना, अपना नालियों पे पत्थर लगाना, पानी का पाइपलाइन बिछवाना, ये सब काम पार्षद करता है। अब रही बात पानी बिल पटाना, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, ये सब सारी चीजें आप बनवाओगे नगर निगम से, तो थोड़ा सा व्यवहार को लेके हल्की फुल्की शिकायत तो आती है जनता की। मगर अधिकारी हमारे अच्छे हैं। एक दो ऐसे विकल्प में एक दो ऐसे उदाहरण स्वरूप लोग हो सकते हैं, मगर कोई बहुत ज्यादा अधिकारियों के वे ऑफ टॉकिंग या उनके व्यवहार की बातें हम लोग के संज्ञान में नहीं आई है। 2023 विधानसभा चुनाव, फिर जिला अध्यक्ष पद, उसमें टिकट मिलने की बात, जो आप बेशक उसको आप नकार रहे हैं, लेकिन जो समाज में हल्ला है कि आप आए थे जब 2018 में, तब आप
ऐसा सोच करके आए थे, लेकिन अभी जो बीता हुआ 2023 का चुनाव है इसमें भी आपको कहीं से टिकट नहीं मिला, फिर जिला अध्यक्ष पद, फिर बाद में सभापति पद, तीनों अवसर पर आपका जो नाम था चर्चा में, चूंकि मैं खुद भी इस शहर का हूं, तो जो आपका नाम था तीनों जगह के लिए एक एक करके एक सीढ़ी पे उतरता चला गया, चर्चे में रहा, लेकिन आपको मौका नहीं मिला। तो ऐसा लगता है आपको कि जो यहाँ की जो पार्टी है जिला बीजेपी, उसमें अंदर ही अंदर कोई कलह है या फिर कोई जातिगत समीकरण कुछ है यहाँ जिस वजह से ऐसा होता है? नहीं जितेंद्र भाई, हमारी पार्टी पुनः बोला संगठन आधारित और सबके सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलती है। जहाँ तक मेरे बारे में आपने बोला, निश्चित रूप से मैं 2018 में आया और 2023 के विधानसभा चुनाव में एक चर्चा मेरे नाम का भी अंबिकापुर विधानसभा से टिकट को लेकर आया। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि आम जनता और कार्यकर्ता और सर्वे पार्टी के ये सब में चर्चा थी कि मेरा भी नाम था। और जहाँ तक जिलाध्यक्ष की बात है तो जिलाध्यक्ष में अब पार्टी नेतृत्व किसको बेहतर मानती है उस हिसाब से हमारे यहाँ चयन हुआ। सभापति की बात है तो निश्चित रूप से वरिष्ठ होने के कारण, और चूंकि 5वीं बार मैं निगम में पार्षद निर्वाचित होकर आया था, 2 बार नगर पालिका में, 3 बार नगर निगम में, तो एक नाम मेरा भी था, मगर पार्टी नेतृत्व ने मेरे से बेहतर विकल्प अगर हरमिंदर सिंह टीनी जी को चुना तो स्वागत है उनका भी। और हम अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। पार्टी की निगाह रहती है सब पर, समय उचित आने पर उनको जवाबदारी देती है। तो मैं इस बात से कभी निराश नहीं हूं कि मेरा नाम विधायक में अगर चला, विधायक की टिकट नहीं मिली, पार्टी अध्यक्ष की बात आई उसमें नहीं आया, सभापति नहीं बन पाया, तो ये मैं अपने को कोई इसमें वो नहीं पाता कि मैं निराश हूं या निष्क्रिय हूं। ये पार्टी का निर्णय है। जब पार्टी को लगेगा तो उचित समय आने पर किसी को भी जवाबदारी मिल सकती है। तो क्या मैं जो जिनके बगल में बैठा हुआ हूँ 2028 का चुनाव में कहीं का विधायक देखूंगा? नहीं भैया, मैं जितेंद्र भाई बहुत छोटा आदमी हूँ भैया। और रही बात पार्टी नेतृत्व की, तो अब पार्टी सरगुजा में 3 विधानसभा है, 1 विधानसभा ही मात्र यहाँ सामान्य है, अंबिकापुर। सीतापुर लुंड्रा ये आरक्षित है। पार्टी नेतृत्व जिसको भी जवाबदारी देगी तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे। और पुनः जैसे 2023 में परचम लहराए थे पार्टी का, हम लोग पूरी ताकत से 2028 में भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाएंगे। आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया और लगभग हमारे सारे सवाल खत्म हो गए। हमने जो हम लोगों के मन में विचार लोगों के जरिए आता है वही सवाल हमने आपसे किया और लगभग सभी का जवाब आपने बेहतर दिया है। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत पाताल लोक यूट्यूब चैनल भाई जितेंद्र बिंदु भाई को, श्याम भाई को, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ और आपके इस पाताल लोक यूट्यूब चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुद बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करके। तो ये थे श्री आलोक दुबे जी। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम नए नए राजनीतिक स्तर पे हम बात करेंगे, नए नए लोग हमारे साथ होंगे। ये सीट जो बगल की है वो ऐसे ही सीट वही रहेगी पर चेहरा बदलते रहेगा। धन्यवाद।